हाय एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल GK GS जय गुरुदेव में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो लीवर यानी यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, यकृत कोशिका हेपरिन नामक प्रोटीन का स्रवण करती है जो कि रुधिर को जमने से रोकता है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। आंतरिक रूप से यकृत की जो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है वह हिपेटिन लोबियुस होती है। कौन होती है? हिपेटिन लोबियुस होती है। यकृत में वसा संयोजक कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। यकृत का कार्य क्या है दोस्तों? पित्त का स्रवण करना, यूरिया का संश्लेषण करना तथा रुधिराणुओं का निर्माण करना। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, मनुष्य पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य पित्त रस का जो पीएच मान होता है 8.6 होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य का जो पित्त होता है हरे रंग का क्षारीय प्रकृति का तरल होता है। मनुष्य के पित्त रस का जो पीएच मान होता है 8.6 होता है। यह वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत द्वारा प्रत्येक दिन 500 से लेकर 1000 मिलीलीटर पित्त का स्रवण होता है। दोस्तों, पित्त का स्रवण यकृत द्वारा होता है जबकि इसका संघनन जो होता है पित्ताशय में होता है। दोस्तों, जो पित्त होता है वह प्रकृति में क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों, बात करते हैं पीएच की। दो पीएच क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसकी फुल फॉर्म। जो पीएच की जो खोज की थी वो सोरेनसन महोदय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, आराम की स्थिति में मानव की श्वास दर होती है। दोस्तों, आराम की स्थिति में जो मानव की श्वास दर होती है 14 से 18 बार प्रति मिनट की दर से होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, स्तनधारियों में श्वसन क्रिया जो होती है नेगेटिव दर होती है। यानी यह एक समय में भोजन हुआ श्वास दोनों ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से प्लाज्मा के कार्य हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से प्लाज्मा का कार्य है ऊष्मा के परिवहन में सहायक होना, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होना तथा रुधिर पीएच का नियमन व नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का साफ पारदर्शक अंतरकोशिकीय तरल पदार्थ होता है जो कि रुधिर का लगभग 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा का बना होता है। दोस्तों, जो प्लाज्मा में 91% जो भाग होता है वो जल होता है जबकि 9% जो भाग होता है वो कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व होता है। दोस्तों, बात करते हैं प्लाज्मा का कार्य क्या है। दोस्तों, प्लाज्मा का कार्य है ऊष्मा के परिवहन में सहायक होना, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होना, रुधिर हानि से बचाना, फाइब्रिनोजन रुधिर के थक्के में सहायता करना। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन पिछली बार रेलवे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, थ्रम्बोसाइट का जीवन काल होता है। दोस्तों, थ्रम्बोसाइट का जीवन काल जो होता है वो 8 से 10 दिन के बीच में होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये होता है कि थ्रम्बोसाइट होता क्या है। दोस्तों, रुधिर प्लेटलेट्स यानी थ्रम्बोसाइट इसका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है
जिसके कारण ये रंगहीन होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग लाल हो जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होता है। दोस्तों इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर 3 लाख मिलीमीटर क्यूब के बीच में। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला रुधिर होता है, दूसरा हृदय तथा रुधिर वाहिनियां। दोस्तों बात करते हैं रुधिर के बारे में। यह प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं के योग से मिलकर बना होता है, जिसमें जो प्लाज्मा होता है 55%, जबकि रुधिर कणिकाएं 45% होती हैं। दोस्तों बात करते हैं हृदय के बारे में। मनुष्य का हृदय 4 कक्षाओं में विभाजित होता है। दोस्तों बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। इसमें धमनियां, शिराएं तथा केश नली आदि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है हमारा, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ दिया जाता है तो वह पोटेंशियल एनर्जी को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ दिया जाता है तो वह पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अमीबा का उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से शरीर की रिक्तियां जो होती है वो अमीबा का उत्सर्जी अंग होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वृक्क जो होता है वह मनुष्य का उत्सर्जी अंग होता है, जबकि हरी ग्रंथियां जो होती है वह झींगा मछली की उत्सर्जी अंग होता है, जबकि मेल पिदी नलिका या आर्थ्रोपोडा संघ का उत्सर्जी अंग होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती? दोस्तों आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो नहीं होता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा भी होता है तथा ऊष्मा ऊर्जा भी होता है, परंतु गतिज ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब साइकिल सवारी करी जाती है तो उसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा। दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है उसमें स्थित जो पिंड का भार होता है वो बढ़ जाता है, यानी बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी वजन बढ़ जाता है, ऐसा लगता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों जब लिफ्ट का एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा टकराएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम जो होता है वो विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से थाइकल रबड़ का प्रयोग रॉकेट इंजनों के ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे
थाइकल जो होता है वह कृत्रिम रबड़ होता है। इसे डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। दोस्तों थाइकल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने हेतु इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दोस्तों यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है, अतः इसमें होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि इसका रिसाव को आसानी से पहचाना जा सके। दोस्तों एलपीजी जो होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों टंगस्टन का जो आपका संकेत होता है उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। दोस्तों इंडिया में टंगस्टन का जो उत्पादन होता है राजस्थान के डेगाना खान से किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, किस वर्ष आईएयू द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? दोस्तों वर्ष 2006 में आईएयू द्वारा यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्लूटो के बारे में। दोस्तों प्लूटो की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। कारण क्या था? दोस्तों कारण यह था कि यह नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करता है तथा आकार में यह चंद्रमा से छोटा है। कक्षा का इसका आकार वृत्ताकार नहीं है। इन कारणों से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो का नामकरण क्या रखा है? इसका नाम है 134340। दोस्तों अब वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 रह गई है, परंतु 2006 तक प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, तब ग्रह की संख्या 9 थी, परंतु अब ग्रह की संख्या 8 हो गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा पुष्प के केंद्र में मौजूद रहता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो अंडप होता है यानी कार्पेल यह पुष्प के केंद्र में मौजूद रहता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पलायन वेग होता क्या है? यानी एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, अतः पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आएगा। इसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अशुद्धि मिलाने पर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दोस्तों दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, परंतु दाब को घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, परंतु अशुद्धि मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बढ़ जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 20,
निम्नलिखित में से अश्रव्य तरंगों का आवर्त परिसर होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से अश्रव्य तरंगों का आवर्त परिसर होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसे बहुत बड़े स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है, मनुष्य इसे नहीं सुन सकता। दोस्तों दूसरी प्रकार का जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इसे ऑडिबल वेव्स कहते हैं। इसे मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। जो तीसरी प्रकार की होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, दूध के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने में, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। दोस्तों ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, धान का खैरा रोग किस कमी से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा धान का जो खैरा रोग होता है वह जिंक के कमी के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मेरे से गलती हो गई थी। दोस्तों मैं आप सभी से इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों मैंने कल गलती से जिंक का जो एटॉमिक नंबर था वो 39 बता दिया था। दोस्तों ये ह्यूमन मिस्टेक है, आप सभी से मैं दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों मेरा कोई भी इंटेंशन आप सभी को हर्ट करना नहीं था। दोस्तों इसका आप सभी जो एटॉमिक नंबर 39 नहीं होगा, इसका एटॉमिक नंबर जो 30 होता है, आप सभी इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। दोस्तों जो धान का खैरा रोग होता है वह जिंक के कमी के कारण होता है, तथा जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है, तथा द्रव्यमान संख्या जो होता है 65 होता है।